इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड द सेकंड पार्ट विल बी स्टडीड लेटर। अगर हम डिफरेंस देखें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के दरमियान, तो सॉलिड को फिक्स शेप होती है और लिक्विड की जो शेप है वो चेंज हो सकती है। और इस हिसाब से जो गैसेस की जो शेप है वो शेप मतलब उनको कोई भी मखसूस शेप नहीं होती। लिक्विड्स की चेंज शेप इस तरह से हो सकती है कि अगर आप लिक्विड को गिलास के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप गिलास जैसी, अगर आप उसको किसी जग के अंदर डालेंगे तो उस लिक्विड की जो शेप है वो जग जैसी हो जाएगी। तो लेकिन जो गैसेस की जो शेप है वो अगर सिलेंडर में डालेंगे आप उसको तो पूरे सिलेंडर में वो फैल जाएगा, कोई मखसूस शेप नहीं बनाएगा। अगर आप उसको रूम के अंदर फेंकेंगे तो पूरे रूम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई शेप बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। लिक्विड शेप बनाता है लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है, कैन बी चेंज। लेकिन सॉलिड की जो चेंज होती है शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, जिस तरह बर्फ़ की शेप है वो फिक्स है। सॉलिड्स को क्या हम पोर कर सकते हैं? अब पोर का मतलब है कि क्या हम उसको, जिस तरह हम किसी टैंकी से पानी फिल करते हैं गिलास में, तो टैंकी से पानी आता है गिलास के अंदर, ये जो पानी बह के गिलास के अंदर आया हम इसको पोर कहते हैं। अब ये सॉलिड को हम पोर नहीं कर सकते, सॉलिड्स को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड को हम पोर कर सकते हैं। एक गिलास से या एक जग से शरबत निकाल के गिलास के अंदर हम डालते हैं तो हम इसको पोर करते हैं। लेकिन गैसेस को भी हम पोर कर सकते हैं, जिस तरह हमारा सिलेंडर का जो गैस है वो हमारे चूल्हे के अंदर आता है तो इस हिसाब से हमारा वो भी पोर हो जाता है। या एक सिलेंडर से हम दूसरे सिलेंडर में हम उसको पोर कर सकते हैं, वो खुद ब खुद पोर होके आता है। और इस तरह से सॉलिड्स को हम जो है वो क्या स्टिर कर सकते हैं। अब स्टिर कैसे करते हैं, मतलब ये है कि जिस तरह आप चीनी डालते हैं गिलास के अंदर और फिर चीनी डालने के बाद हम उसको थोड़ा हिलाते हैं किसी न किसी चीज़ से, चम्मच के साथ। अब चम्मच के साथ हम उसको जो हिलाते हैं, उस हिलाने को या चम्मच के साथ उसको मिलाने को तरीके को हम स्टर कहते हैं, और चम्मच से जो मिला रहा है उसको स्टिरर कहते हैं। अब जो सॉलिड है हम उसको स्टिर नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फ़ देखें आप या लोहा देखें या फिर आप तांबा देखें तो हम उनको किसी भी तरह से स्टिर नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड को हम स्टिर कर सकते हैं, जिस तरह शहद है, जिस तरह हनी है, उसको हम उसके अंदर हम कुछ डाल के अगर हम उसको स्पून के साथ कुछ इधर उधर स्टिर करें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह से गैसेस को भी हम कर सकते हैं किसी किसी हद तक। और सॉलिड को हम स्क्वैश कर सकते हैं, स्क्वैश नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हम उनको सॉलिड को हम अगर स्क्वैश करेंगे तो हम वो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन लिक्विड्स को हम स्क्वैश कर सकते हैं कुछ हद तक, और गैसेस को भी हम स्क्वैश कर सकते हैं। अब जो चेंजेस ऑफ स्टेट्स हैं अगर हम गैसेस के अंदर पढ़ें तो गैस से पहले सॉलिड से हम लिक्विड कर सकते हैं, फिर लिक्विड से गैस हो सकता है, इसी तरह से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन जब आप सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो उस तरीके को हम मेल्टिंग कहते हैं। इसी तरह से जब आप लिक्विड को गैस कर रहे हैं तो उसको आप बॉइलिंग भी कहेंगे, हम उसको एवापोरेशन भी कहेंगे। लेकिन इसका फ़र्क क्या है हम वो दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर गैस से लिक्विड हो रहा है तो फिर वो कंडेंसिंग है। अगर लिक्विड से गैस हो रहा है तो बॉइलिंग या एवापोरेशन। अगर गैस से लिक्विड हो रहा है तो फिर वो कंडेंसिंग होगा। इसी तरह लिक्विड से अगर सॉलिड है, जिस तरह हम पानी रखते हैं लिक्विड फ्रिज के अंदर तो वो सॉलिड हो जाता है, तो वो आपकी फ्रीजिंग है। और बर्फ़ आपकी पिघल जाती है तो वो मेल्टिंग है। और पानी से हम जब पानी उबलता है, उबलने से उसमें से जब गैस निकलता है, एवापोरेशन होती है, तो फिर वो बॉइलिंग है। तो ये कुछ चेंजेस स्टेट थी, हर स्टेट के चेंज होने का अलग अलग नाम है। अब हम अगर स्टेट्स को चेंज करें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी प्लेस में और उनको मूव हम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव। लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव हैं विद इन अ कंटेनर, हम उनको कंटेनर के अंदर मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरी जगह से तीसरी जगह, वो कंटेनर के अंदर या गिलास के अंदर या जग के अंदर इधर उधर मूव हो सकते हैं। इसी तरह जो गिलास के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री टू मूव हैं। और गिलास अगर आधा गिलास होगा तो पानी सिर्फ आधे ही गिलास में होगा। लेकिन गैस आधा आधा नहीं है, गैस आप थोड़ा भी डालेंगे तो पूरे गिलास में। वही गिलास वाला आप गैस जो है वो सिलेंडर में डालेंगे तो वो सारा का सारा पूरे सिलेंडर में आ जाएगा। फिर वो सिलेंडर वाला गैस अगर आप रूम के अंदर फेंकेंगे या रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो पूरे रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव हैं, इधर उधर जहाँ भी मूव करें उनकी मर्ज़ी है, बिल्कुल इस तरह।
अब ये जो सॉलिड्स हैं ये इस तरह टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इनके अंदर आपस में जो अट्रैक्शन है, आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा, दे आर कम्प्लीटली अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। और उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन ही रखते हैं। अगर हम पानी के गिलास को हिलाएंगे तो पानी भी खुद इधर उधर हिलेगा, लेकिन अगर बर्फ़ को हिलाएंगे तो हम बर्फ़ इधर उधर मूव नहीं करती जब तक हम उसको अपने हाथों से खुद ना फेंकें। इनकी एक लेटाइस अरेंजमेंट होती है। लेटाइस अरेंजमेंट का मतलब है एक दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पाँचवें के साथ। इस तरह इनकी एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है कि बिल्कुल सलीके से, जिस तरह फ़ौजी ट्रेनिंग में होते हैं इस तरह उनकी अरेंजमेंट होती है और इसको हम लेटाइस अरेंजमेंट कहते हैं। और वो जो है मूव नहीं करते हैं और इसी वजह से उनको डेफिनेट शेप है। अब ज़ाहिर बात है इनको किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी हरकत नहीं कर रहे, एक ही जगह फ़िक्स हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी एक डेफिनेट शेप होगी और इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर इन्होंने कुछ हरकत करनी भी होगी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, तो इनकी वाइब्रेशन ही होती है। सॉलिड्स को अगर हम जैसे जैसे हॉट करते जाएंगे, जैसे वो हॉटर होते जाएंगे, हम उनको हीट देंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे। जिस तरह अगर आप किसी बड़ी चीज़ को हम जलाते हैं तो पहले जलने लिक्विड होने से पहले उस वो कुछ कुछ हद तक वाइब्रेट होती है, तो क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं। तो वाइब्रेट होने के बाद जो, या हीट होने के बाद जो आप देखते हैं कि बर्फ़ है वो पानी की तरह एक्सपेंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स जो हैं वो हीट होने के बाद एक्सपेंड हो जाते हैं। या आप अगर लोहे का मिसाल दें तो लोहार के पास आप जब लोहा लेके जाते हैं तो वो फिर उस लोहे को पूरा मतलब हार्ड करता है। हार्ड करने के बाद जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो फिर वो एक्सपेंड हो जाता है लोहा, वो कुल्हाड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है फिर, या वो किसी और चीज़ की शक्ल। और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते कि नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर आप सॉलिड को कहें कि 1 किलो लोहा है वो आधे किले लोहे की तरह हो जाए, उस जितनी उसकी छोटी शेप हो जाए, तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जिस तरह आप बलून को अगर आप ज़ोर देते हैं वो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर आप लोहे को ज़ोर देंगे तो आपका नीचे नहीं जाएगा, कम नहीं होगा। इसी तरह आप जो है वो पानी को भी पानी या बर्फ़ को कंप्रेस नहीं कर सकते। ये जो है जनरली वेरी डेंस होते हैं, ये बहुत डेंस होते हैं। डेंस इसलिए हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हैं। अब सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन के बाद जैसे जैसे वो एनर्जी लेते जाते हैं तो दे वाइब्रेट मोर एंड मोर, और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो ओवरकम होती हैं। मॉलिक्यूल्स पहले जो है स्टार्ट करते हैं मूव करना। जैसे ही मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड नाउ दे आर मेल्टेड। इस तरह अगर हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ें तो लिक्विड्स जो हैं उनके पास सम अट्रैक्शन होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान। होती अट्रैक्शन है, यानी कि ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इतनी कम होती है। जिस तरह यहाँ सॉलिड्स के अंदर थी, ये बिल्कुल एक सही नमूने से अरेंज थे, लेकिन ये थोड़े एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इनके दरमियान कुछ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कम है। तो हम लिख रहे हैं इसलिए सम अट्रैक्शन बिटवीन दैम। और ये फ्री टू मूव हैं, ये आज़ाद ज़रूर हैं लेकिन इतना आज़ाद नहीं है। कुछ आज़ाद हैं कि वो कभी इधर उधर मूव कर सकते हैं। इनको कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप उसको कप में डालेंगे तो उनकी शेप कप जैसी, अगर आप उनको किसी कॉलरन में डालेंगे तो उनकी शेप कॉलरन जैसी, अगर आप गिलास में डालेंगे तो उनकी शेप गिलास जैसी, मगर शेप ऑफ द कंटेनर जैसी होगी वैसी उनकी शेप हो जाएगी, ये बात है। लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से आप उनको जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो दे मूव फास्टर एंड एक्सपेंड, वो भी ज़्यादा हीट देने के बाद वो जज्बाती हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, दे मूव फास्टर एंड एक्सपेंड। अब उनको एक्सपेंड कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे कहें कि एक गिलास का पानी है, मैं उसको कंप्रेस दे के ज़ोर दे के हम उसको 1 कप का पानी बनाएं या आधे गिलास का पानी बनाएं, तो 1 गिलास का पानी 1 गिलास का ही रहेगा, वो कंप्रेस होके आधे गिलास का नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिक्विड के नॉट बी कंप्रेस्ड। और लिक्विड जो है वो तक काफ़ी डेंस होते हैं। अब डेंस होने की वजह ही है तो वो कंप्रेस नहीं हो रहे। हीट जब हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स को देते हैं तो वो मूव फास्टर करते हैं एज दे गेन एनर्जी।
जैसे जैसे उनको एनर्जी मिलती जाती है तो वो फास्टर फास्टर मूव करते जाते हैं, तेज़ ब तेज़ मूव होते जाते हैं। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस विल ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप। जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर, वो फोर्सेस को ओवरकम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और उसके बाद भाग जाएंगे। और उनके भागने को ही हम एवापोरेशन कहते हैं, यानी कि वो लिक्विड से चल के गैस में हो जाएंगे। गैसेस के अंदर किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और बिल्कुल एक दूसरे से दूर हैं, और दूर होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ कंधा कंधा मिला के या बाजू बाजू लगा के एक दूसरे को साथ मिल के एक दूसरे को फोर्स दें और दूसरे को इजाज़त ना दे भागने की। ये आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल हैं, जहाँ भी जाएं इनकी मर्ज़ी है। तो दे आर फ्री टू मूव, दे कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, वो स्ट्रेट लाइन्स में मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी से टकराते हैं तो फिर वो संभलते नहीं हैं। पहले वो सीधे जाते हैं, लेकिन जब एक मर्तबा वो टकरा गए तो फिर वो लुक लाइक मवाली टाइप हो जाते हैं। तो समटाइम्स दे कोलाइड, वो टकराते हैं, एंड दे हैव नो डेफिनेट शेप, उनको कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, उनको कोई भी वॉल्यूम नहीं है। अब डेफिनेट शेप इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप उनको सिलेंडर में डालेंगे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सिलेंडर के नीचे पड़े हैं, वो पूरे सिलेंडर में होंगे। अगर उनको कमरे में डालेंगे तो उनकी शेप पूरे कमरे जैसी हो जाएगी। और इस वजह से हम इनको कह रहे हैं कि उनको कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, कोई भी उनका मज़हब, कोई भी उनका फ़िरका नहीं है, वो बस जहाँ जाएंगे वैसे हो जाएंगे। और वो एक्सपेंड टू फिल स्पेस हैं, वो जो भी उनको स्पेस मिलेगी वो पूरा का पूरा पाँव फैला के उस स्पेस को जो है वो कवर कर लेंगे। पूरे स्पेस में कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ वो ना हो, हर कोने में वो पड़े रहेंगे, इधर उधर वो एक्सपेंड हो जाएंगे। गैसेस को जो प्रेशर है, अब जाहिर बात है जब गैसेस कंटेनर के अंदर होंगे तो वो बजाय के बीच में आराम से पड़े रहें, वो टकराने के बाद फिर कंटेनर के जो वाल्स हैं, कंटेनर की जो दीवार हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। वो बजाय के बीच में या कोने में बैठे रहें, वो प्रेशर जो भी लगाएंगे वो वाल्स ऑफ द कंटेनर पे लगाएंगे, क्योंकि कंटेनर की वाल ही है जो उनको रोक रही है। इसी वजह से उनका सारा का सारा झगड़ा कंटेनर की वाल से है, क्योंकि वो आज़ाद हैं और वो इससे बाहर जाना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और उनका मूव करना भी कोई सलीके का, कोई तरीके का नहीं होता, वो रेंडमली मूव करते हैं, कोई भी उनको फिक्स्ड पाथ नहीं है, उनकी पाथ मुख्तलिफ होती हैं। दे मूव फास्टर व्हेन हीटेड, जब उनको हम हीट करते हैं तो पहले ही वो रेंडम होते हैं, लेकिन हीट करने के बाद तो वो वैसे भी ज़्यादा फास्टर हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को हम कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि गैसेस के दरमियान ये जगह है। अब जगह होने की वजह है कि उनके दरमियान स्पेस है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह हम बैलून को, अगर हम बलून को हम लें तो बलून को हम जैसे ज़ोर देते हैं तो वो नीचे तक चला जाता है। वो इसलिए चला जा रहा है क्योंकि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को जो डेंसिटी है वो कम है, अब डेंसिटी कम होने की ही वजह से हम उनको कंप्रेस कर रहे हैं, कब कर पा रहे हैं। जब हम गैसेस को हीट करेंगे इतना ज़्यादा, फिर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उनकी जो एनर्जी है टू ओवरकम फोर्सेस एंड एस्केप ईच अदर, उनकी एनर्जी जो है वो फोर्सेस को ओवरकम करेगी, या और उसके बाद वो जो हैं वहाँ से स्किप हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ब्रेक अवे इन बिग बबल्स ऑफ गैस, फिर जैसे जैसे पानी के अंदर उनकी जो हीट है वो बढ़ते जाएंगे तो फिर वो बबल्स ऑफ द गैस की सूरत में वो बॉइलिंग के बाद जो गैसेस हैं हमारे वो ऊपर भाग जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये हीटिंग का प्रोसेस है। हीटिंग के प्रोसेस के अंदर ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें शो कर रही है टेम्परेचर। जैसे जैसे वर्टिकल लाइन बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, ये लाइन बढ़ती जाएगी हॉरिजॉन्टल, तो हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास इनिशियली शुरुआत में सॉलिड है, लेकिन सॉलिड का ये आप देख रहे हैं कि आगे जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट के सामने है, मतलब इस पॉइंट तक टाइम बढ़ गया। इस हिसाब से ये पहले इस पॉइंट तक था, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से भी ये यहाँ तक आ गया है। और टेम्परेचर के पास जब ये यहाँ तक आ गया है तो इसकी वजह से यहाँ से ये मेल्टिंग पॉइंट इसकी शुरू हो गई। जिस पॉइंट से वो मेल्ट करना शुरू करेगा हम उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे।
अब ये जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसने मेल्ट करना शुरू किया है। जैसे जैसे वो मेल्ट हो गया उसके बाद ज़ाहिर बात है पानी हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ इस टेम्परेचर तक, इस पॉइंट के टेम्परेचर तक वो लिक्विड होगा और इस टाइम तक वो लिक्विड रहेगा, यानी इस पॉइंट के टाइम तक वो लिक्विड है। अब लिक्विड को भी ज़ाहिर बात है हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस पॉइंट तक हमारा टेम्परेचर जाके बढ़ा है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इस लिक्विड में वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगी, यानी कि वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही बॉइलिंग की भी एक हद होती है, ज़ाहिर बात है जैसे ही वो बॉइलिंग की एक हद ख़त्म होगी तो वो बॉइलिंग वाली जो पानी है वो सारा का सारा गैस हो जाएगा और यूँ ये ख़त्म, ये गैस में चेंज हो गया सारा। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक इतना टाइम लगा और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये जो टेम्परेचर है ये इतना बढ़ा। तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा और टाइम बढ़ा तो स्टेट्स भी हमारी चेंज होती जा रही हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ये कूलिंग, पहले हम पढ़ रहे थे ये हीटिंग, अब हमारी है कूलिंग। कूलिंग में ये है कि फ़र्ज़ करें आपका गैस है, गैस का यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम है, ज़्यादा है, और यहाँ जो टेम्परेचर ज़ीरो पर होगा वो कम होगा। अब जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पर टेम्परेचर कम हुआ तो गैस कंडेंसिंग हुई, कंडेंसिंग होने की वजह से जो गैस हो गया वो लिक्विड। अब गैस लिक्विड की शेप, अब जो लिक्विड है वो यहाँ तक लिक्विड रहा। अब जैसे ही हमने ज़्यादा टेम्परेचर कम किया और भी टेम्परेचर जैसे हमने कम किया तो एक ऐसी पॉइंट आ गई जिसके ऊपर लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ होना शुरू हुआ। जैसे जैसे लिक्विड बर्फ़ होना शुरू हुआ तो हमने उस पॉइंट को कहा फ्रीजिंग पॉइंट, और जैसे ही वो बर्फ़ हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये सॉलिड है। अब इसका मिसाल गैस से लिक्विड किस तरह होता है, गैस से लिक्विड इस तरह होता है कि जिस तरह आप कोई ठंडा गिलास या ठंडा जगह बाहर रखते हैं तो गैस गिलास के बाहर से पानी आ जाता है। अब गिलास के बाहर से पानी इसलिए आ जाता है क्योंकि जो ही हमारे एनवायरनमेंट में गैस मौजूद होता है वो जैसे ही गिलास के साथ टकराता है तो वो लिक्विड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसिंग कहते हैं। सो व्हाट एविडेंस इज़ देयर फॉर मूविंग पार्टिकल्स। यहाँ कौन सी शायदी है या कौन सा मिसाल है, क्या सबूत है कि पार्टिकल्स यहाँ मूव करते भी हैं गैसेस के या नहीं। हो सकता है बेचारे खामोश हों, क्या सबूत है उनका। उनका सबूत है ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन को हम स्टडी करते हैं कि यह क्या चीज़ है। ब्राउनियन मोशन ये इस तरह है कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक स्मोक का डब्बा लिया, एक डब्बा लिया था जिसके अंदर हमने स्मोक जो है, जो कि गैस है, हम उसके अंदर वो इनक्लोज़ किया। जैसे ही स्मोक को इनक्लोज़ किया तो उस स्मोक के ऊपर हमने गिलास रखा, शीशा। गिलास इसलिए हमने रखा ताकि जो स्मोक है वो भागे भी ना, और स्मोक को हम ऊपर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख भी सकें। ये हमारी माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप से ये आंख देख रही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ लैंप लगाया। लैंप हमने इसलिए लगाया ताकि इस स्मोक के अंदर रोशनी आ जाए, ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर हम सही पार्टिकल्स को देख सकें पूरी रोशनी में। अब ये जो पूरा सेल है, ये पूरा सेल भी गिलास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। जैसे ही माइक्रोस्कोप ने इसको जूम किया, आँख ने जो चीज़ देखी वो ये है। आँख ने ये चीज़ देखी कि एक मालिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और एक मालिक्यूल है ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। उसने देखा कि इनकी कोई भी एक फ़िक्स पाथ नहीं है। इस किस्म की पाथ जिसको कोई भी रास्ता ना हो, जो सीधी ना हो, हम उसको कहते हैं ज़िगज़ैग पाथ। मतलब कोई भी मूव करने का कोई फ़िक्स रास्ता ना हो तो हम उसको कहते हैं ज़िगज़ैग पाथ। तो ये सारे पार्टिकल्स जो इस स्मोक के अंदर थे, जिनको ये माइक्रोस्कोप देख रही थी, वो सारे के सारे ज़िगज़ैग पाथ में मूव कर रहे थे। अब ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप व्यू है जो हम यहाँ देख रहे थे। अब जो एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें तो ये जो इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पार्टिकल्स देखे गैस के जिनको ज़िगज़ैग पाथ था, कैन बी सीन टू बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ द टाइनी बिट्स और पार्टिकल्स। ये जो है मिलियंस ऑफ द टाइनी बिट्स हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो बिट्स हैं स्मोक की, ग्लिंट इन द लाइट फ्रॉम द लैम्प। वो जो स्मोक की लैम्प के अंदर वो हैं बिट्स हैं, वो ग्लिंट कर रही हैं लाइट की वजह से, लाइट में लैम्प में जो आ रही हैं। एज द ड्रिफ्ट थ्रू द एयर दे कैन बी सीन वॉबल इन द ज़िगज़ैग पाथ्स। जैसे ही वो एयर के अंदर आ रहे हैं तो हम उनको देख रहे हैं कि वो ज़िगज़ैग पाथ्स में आ रहे हैं। और ये जो इस किस्म का मोशन है कि उनको ज़िगज़ैग पाथ है, और इनको जिस शख्स ने पहले पहले बदनाम किया उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में ये चीज़ देखी थी कि गैसेस के पार्टिकल्स को ज़िगज़ैग पाथ है, उनको मोशन है जिस मोशन की कोई भी डायरेक्शन नहीं है।
फिर उस शख्स ने क्या किया, कहा कि ये जो जिगजैग पाथ है, ये जो जिगजैग मोशन है, ये नाम मेरा होना चाहिए। फिर उसने इस जिगजैग मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया, क्योंकि ये मोशन सबसे पहले उसने डिस्कवर किया था। अब ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है इनका ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन का भी यही मतलब है कि गैसेस को रैंडम मोशन हो, गैसेस को जिगजैग पाथ हो, जिगजैग मोशन हो। The bits of the smoke, just large enough to be seen, have so little mass that they aren't jostled about by thousands of the surrounding gas particles that bump into them at random. उनके जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी गैसेस के अंदर हैं, वो उनको कोई भी आपस में, वो थाउजेंड्स ऑफ द सराउंडिंग गैस पार्टिकल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, और उनको जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। इंटरनल एनर्जी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पार्टिकल्स जो सॉलिड के अंदर हैं, या जो लिक्विड्स के अंदर हैं, या जो गैसेस के अंदर हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए उनको होती है क्योंकि उनको मूवमेंट है, और उनके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है गैसेस को, वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। एक एनर्जी जो उनको मूवमेंट की वजह से है, जो उनको मोशन की वजह से है, वो काइनेटिक एनर्जी है। बाकी जो उनकी स्टोर्ड एनर्जी है, वो स्टोर्ड एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाई जाती है। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को मिला के हमें जो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही कहलाई जाती है गैसेस के अंदर। द हॉटर अ मटेरियल द फास्टर द पार्टिकल्स मूव। जितना पार्टिकल हॉटर होगा, जितना पार्टिकल गर्म होगा, उतना पार्टिकल ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। एंड द मोर इंटरनल एनर्जी इट हैज़, और जितना वो तेज़ मूव करेगा, ज़ाहिरी बात है, इतनी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। मूव तेज़ कर रहा है, ये बता रहा है कि उसको एनर्जी है, और वो जो उसके अंदर एनर्जी है वो उसकी अंदरूनी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना वो तेज़ मूव करेगा, इसका मतलब है उसको इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा है। अब इंटरनल एनर्जी उसके अंदर इतनी ज़्यादा इसलिए आई है क्योंकि उसको हमने हीटअप ज़्यादा किया है, उसको हॉट हमने ज़्यादा किया है। इफ़ अ हॉट मटेरियल इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ अ कोल्ड मटेरियल, अगर एक गर्म बॉडी को हम एक ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में रखें, उनको हम मिलाएं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और वो एनर्जी हीट है। द हॉट मटेरियल लूजेस इंटरनल एनर्जी। जो हॉट मटेरियल है हमारी, वो इंटरनल एनर्जी को लूज़ करता है। द कोल्ड मटेरियल गेन्स इंटरनल एनर्जी। उनमें से जो एनर्जी हीट वाला ऑब्जेक्ट है वो अपनी लूज़ करेगा, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी गेन करेगा। उसका मिसाल हम फ्रिज के अंदर देख सकते हैं कि फ्रिज के अंदर जो वाटर है वो हम डालते गर्म है, लेकिन हम निकालते ठंडा है। जो गर्म वाटर है वो जैसे ही अंदर होता है, तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो लूज़ करता है। इंटरनल एनर्जी लूज़ करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर खुद वाटर भी ठंडा हो जाता है। तो इस हिसाब से जो टर्म थर्मल एनर्जी है वो ऑफन यूज बोथ इंटरनल एनर्जी एंड हीट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीटेड है तो भी हम कहेंगे कि उसको इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं कि उसको इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, तो भी हम कहेंगे कि उसको थर्मल एनर्जी है। अब थर्मल एनर्जी का मतलब हीट भी है, थर्मल एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी भी है। इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब उसके अंदर ज़्यादा गर्मी है, मतलब ज़्यादा थर्मल है, और ज़्यादा हीट है तो भी ज़्यादा थर्मल है। इसका मतलब यही है कि थर्मल एनर्जी का दोनों के हिसाब से काम सेम है। गैसेस एंड प्रेशर के अंदर अगर हम देखें तो काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि जो गैसेस हैं वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इन कम्प्लीटली रैंडम डायरेक्शन। वो जिस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, उनका वो डायरेक्शन रैंडम मोशन या रैंडम डायरेक्शन कहलाया जाता है। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स को जो मास होता है, और जब भी पार्टिकल्स तो ज़रूरी है कोई ना कोई मास होगा, और जब भी वो अपने आप से कोलाइड करते हैं तो दिस समथिंग एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। तो फिर उसके बाद वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि फोर्स वो एक्सर्ट कर रहे हैं किसी न किसी एरिया पर, और जब भी फोर्स लगती है एरिया के ऊपर तो वहाँ प्रेशर बनता है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। किसी भी सील्ड कंटेनर के अंदर जो कंटेनर बंद है, गैस पार्टिकल स्मैश करेंगे अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
जो कंटेनर की वाल्स होंगी वो सारे पार्टिकल्स उन वाल्स को लगेंगे और उन वाल्स के ऊपर जब वो फोर्स लगाएंगे ज़्यादा तो हम कहेंगे कि ये वाल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये क्रिएट करेंगे इस हिसाब से एक आउटवर्ड प्रेशर, जो प्रेशर बाहर की जानिब होगा। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ गैस इज पुट इनटू बिगर कंटेनर, अगर यही सेम गैसेस यहाँ छोटी सी इस शीशे से निकाल कर, शीशे छोटे कंटेनर से निकाल कर हम इनको बड़े कंटेनर में डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वहाँ उनकी जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। वहाँ उनको घूमने की जगह जब ज़्यादा मिल जाएगी तो फिर वो जो प्रेशर लगाएंगे दीवारों पर, जब वो प्रेशर लगाएंगे कंटेनर्स के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो उनका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। यही हमें प्रेशर के अंदर F/A में भी जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा तो जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। अगर कंटेनर स्मॉल होगा तो वहाँ जो कोलिजन्स हैं वो स्मॉल होंगे, क्योंकि जैसे अगर एक छोटे से कमरे में ज़्यादा आदमी रह रहे होंगे तो वहाँ झगड़े ज़्यादा होंगे। अगर एक बड़ा होगा बड़ा इलाका होगा और वहाँ कम लोग होंगे तो वहाँ कोलिजन्स कम होंगी, वहाँ मसाइल कम होंगे। यही सेम है कि अगर छोटे कंटेनर के अंदर हम ज़्यादा गैसेस को डालते हैं तो वहाँ जो कोलिजन्स हैं वो ज़्यादा होंगी विद द वॉल्स एज द पार्टिकल्स आर बीइंग स्क्वैश्ड क्लोज टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगी। द प्रेशर विल इंक्रीज, तो इस हिसाब से जो उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वाल्स के ऊपर जो उन्होंने फोर्स लगाया वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कम स्पेस होने की वजह से। जो वॉल्यूम है गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, फिर अगर हम प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शर्त यह है कि आपका टेम्परेचर एक जैसा रहे। टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो इन दोनों का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो आपस में काम करेगा। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैसेस को जो एरिया है वो बढ़ती जाएगी, और इस हिसाब से जो गैसेस हैं वो प्रेशर कम लगाएंगे, तो इस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हुआ, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम एंड गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे वॉल्यूम बिगर होता जाएगा तो प्रेशर उस हिसाब से कम होता जाएगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा तो प्रेशर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, एंड वी कैन से वाइस वर्सा। In the next video, we will discuss more about simple kinetic molecular model of matter.